गुड मॉर्निंग क्लास। पहली क्लास में हमने ये लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा हाफ कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं। जाति प्रथा के बारे में हमने कंप्लीट समझ लिया है। अब हमें समता के बारे में देखते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। समता का मतलब समानता, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर कर रहती है। शारीरिक व वंश परंपरा के आधार पर जो है वो समानता होनी चाहिए। सामाजिक उत्तराधिकारी और सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता को कल्याण की कामना। शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके बारे में सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में नंबर 3, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। जो शारीरिक वंश परंपरा है सबकी अलग अलग होती है। सामाजिक उत्तराधिकार और सामाजिक परंपराएं भी सबके अलग अलग। मनुष्य के अपने प्रयत्न भी अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो समता का विरोध करते हैं, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। मतलब उचित है वो उनके आधार पर कि जो असमान प्रयत्न करता है उसके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है, ये अनुचित नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोगों की बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता कि जिसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं उन्हीं के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा उचित नहीं है। निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम 2 आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह समाज की यदि अपने सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, मतलब उसकी आलोचना है जो यहीं पर समाप्त नहीं होती। इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है और ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
अब जैसे राजनीतिज्ञ से मतलब ये देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके साथ एक जैसा है। यह व्यवहार इसलिए नहीं करता सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक वस्तु की जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों की दृष्टि से में देखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।